अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं यमन ने जो रिसेंटली मिज़ाइल फ़ायर किए इसराइल पर। ये मिज़ाइल जब फायर किए गए यमन की तरफ से तो पूरी की पूरी दुनिया में ये ख़बर आग की तरह फैली, क्योंकि इससे पहले मामला सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा और इसराइल के दरमियान था। ये लबनान की तरफ से हिज़्बुल्लाह हमला कर रहा था इसराइल पर, लेकिन फिर इंटर होता है जंग में यमन भी। यमन अब काफ़ी ज़्यादा मिज़ाइल और लॉयटरिंग म्यूनिशन, जिसे हम खुद कुछ ड्रोन्स कहते हैं, वो फायर करता है इसराइल की तरफ। जब ये ऐलान होता है सोशल मीडिया पर तो बल्ले बल्ले हो जाती है कि यमन ने बहुत ही गैरतमंदाना एक कदम लिया है। लेकिन हम इसे स्ट्रेटजिकली देखेंगे, क्या ये तमाम इकदाम करने से ये इसराइल को कोई नुकसान पहुंचा पाए हैं या नहीं। और यहाँ यमन ने जिस शहर को निशाना बनाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल और यमन के दरमियान जो फ़ज़ाई फासला है वो 1600 से 1700 किलोमीटर है। यानी कि अगर यमन ने इसराइल पर कोई मिज़ाइल दागना है तो उसे एटलीस्ट वो मिज़ाइल चाहिए जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर से ज़्यादा हो। लेकिन यमन ने तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ मिज़ाइल, रॉकेट्स, क्रूज़ मिज़ाइल्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन फायर की। और यमन में जो हाउसी फाइटर्स हैं उनके स्पोक्स पर्सन ने मीडिया को ये बताया कि हमने इसराइल पर बहुत ही ज़्यादा एक अंधोनाक किस्म का हमला किया है। इसके बाद उस हमले के बारे में अगर हम बात कर लें तो इस हमले में जो ज़्यादातर रॉकेट्स यूज़ किए गए थे वो देसी साख्ता यमन की तरफ से रॉकेट्स बनाए गए थे, जिनकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर थी। उसके अलावा कुछ क्रूज़ मिज़ाइल और कुछ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल यूज़ किए गए। लेकिन हाँ, ये जो क्रूज़ मिज़ाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए, इनकी रेंजेस तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर से ज़्यादा थी। तो इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे कि ये इसराइल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ज़्यादातर इनके रॉकेट्स और उसके अलावा ज़्यादातर इनके लॉयटरिंग म्यूनिशन थे वो अपनी रेंज पूरी होने पर रेड सी में गिर गए। और यमन की तरफ से फायर किए गए कुछ क्रूज़ मिज़ाइल जॉर्डन में गिरकर तबाह हुए, यानी कि उर्दन में गिरे। अब जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ यमन के वो मिज़ाइल्स गिरे जो यमन इसराइल की तरफ भेज रहा था। बहरहाल इसराइल की तरफ भेजे जाने वाले कुछ यमनी मिज़ाइल उन्होंने ईलात के एरिया को निशाना बनाया। ईलात इसराइल के जनूब में वाक़ एक शहर है जो कि समुद्र के साथ लगता है। जब ये यमनी मिज़ाइल ईलात के एरिया के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहां इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो मौजूद होता है जो कि इन मिज़ाइल्स को निशाना बनाता है। उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक आप यहाँ तस्वीर देख भी सकते होंगे कि यमनी मिज़ाइल को ज़मीन पर गिरने से पहले ही निशाना बना दिया जाता है, जिसका आप एक धुएं का एक बाउल सा देख सकते हैं। ये धुएं का गुबार इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये मिज़ाइल अपने टारगेट पर नहीं गिर सके, बल्कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिया। अब ये तमाम जो कार्रवाई की गई, इसके पीछे एक स्ट्रेटजिक माइंडसेट नज़र नहीं आता, जो कि ऐसा कोई भी बड़ा हमला करने से पहले आपको पूरा प्लान करना पड़ता है। लेकिन ये हमला प्योरली ऐसा लगता है जैसे जज्बाती बुनियादों पर ही किया गया और इसमें ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव एम हासिल नहीं कर सका यमन। अब ईलात के एरिया को यमन ने क्यों निशाना बनाया? हम सब जानते हैं कि जो हाउसी फाइटर्स हैं ये सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ हैं। इन्होंने 2015 में यमन का कंट्रोल संभाला था और उसके बाद सऊदीया की जो एक कोalition थी उसने इन्वेड कर दिया यमन में। और उसके बाद 2015 से लेकर आज तक सऊदी अरब और यमन के दरमियान एक जंग चलती आ रही है। सऊदी अरब को यमन से लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ते हैं, जबकि यमन को ईरान सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये जो इसराइल का शहर है ईलात, ये बुनियादी तौर पर चूँकि रेड सी से मिलता है और यहाँ एक बाकायदा पूरा टर्मिनल है और इस टर्मिनल के थ्रू मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तिजारत होती है। ख़ास तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी कंट्रीज़ भी, जिन्हें हम UAE कहते हैं, वो भी अपना तेल और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों की तिजारत ईलात के एरिया से करती हैं। ये इस वजह से भी यमन ने ईलात के एरिया को निशाना बनाना मुनासिब समझा। इस तरह एक तो वो इसराइल को सख्त पैगाम पहुंचा सकेंगे अपनी ताकत का, और दूसरा वो UAE और अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर सकेंगे। यमन के इस तमाम हमले से सोशल मीडिया पर तो उनकी जज्बाती तौर पर काफ़ी तारीफ़ हो रही है, लेकिन अगर स्ट्रेटजिक या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक नाकाम हमला था। दोस्तों, नाकाम इस वजह से कि पहला तो कम्प्लीटली इसे कैलकुलेट ही नहीं किया गया। जब आपको पता है कि इसराइल हमसे तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है, तो आप जस्ट उन्हीं मिज़ाइल्स को फायर करते जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन जस्ट पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए और आवाम को दिखाने के लिए कि देखें हम बहादुरी से कोई बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं,
जो 400, 450, 200, 300 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स या रॉकेट्स थे वो भी फायर कर दिए गए। अवाम को यही दिखाया गया कि देखिए हमने बहुत ज़्यादा ड्रोन्स फायर कर दिए इसराइल पर, लेकिन उनमें से तकरीबन 10% भी इसराइल तक नहीं पहुंचे। ज़्यादातर उनमें से रॉकेट्स और ड्रोन्स रेड सी में गिरकर तबाह हो गए, कुछ इंटरसेप्ट हो गए, कुछ जॉर्डन में गिर गए यानी कि उर्दन में गिर गए, और जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल तक पहुंचे उन्हें इसराइल के एरो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगर एक बेहतर स्ट्रेटजिक हमला किया जाता जहां तमाम के तमाम मिसाइल इसराइल तक पहुंचने की काबिलियत रखते, तो कभी भी इन तमाम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ना रोक पाता और इसराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता था। अब हाउसी फाइटर्स की तरफ से जो रिसेंट एक ऑपरेशन किया गया, इसका बेहतर तरीका ये हो सकता था कि इस तरह के अगर मिसाइल्स किसी तरह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हमास की तरफ और हमास उन्हें यूज़ करता है इसराइल के खिलाफ, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन हाउसी फाइटर्स ने चूँकि खुद ही सोशल मीडिया पर एक हीरो बनना था और अपना ज़रा नंबर भी बढ़ाने थे, तो उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे यमन से ये मिसाइल्स फायर कर दिए, जिसका नतीजा अब आपके सामने है कि कुछ उर्दन में गिरे, कुछ रेड सी में गिर गए, और जो कोई 10-12 इसराइल तक पहुंचे उन्हें इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। यहाँ एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा अहम है कि इस वक्त जो गज़ा और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें गज़ा पर बहुत ज़्यादा इस वक्त बमबारी हो रही है, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मत अंधी और बहरी बन के बैठी हुई है। इस तमाम वाक़े को इस दौरान एक बहुत ब्लेसिंग के तौर पर भी लिया जा रहा है। बहुत से कंट्रीज़ और बहुत सी जो फाइटर मूवमेंट्स हैं वो उनके नज़दीक ये बहती गंगा में से हाथ धोने जैसे मनाजर या वैसा एक एहसास हो सकता है, जैसा कि यमन ने किया कि उसने अंधाधुंध मिसाइल फायर करके बगैर कोई स्ट्रेटजिकली इसको कैलकुलेट किए ये काम कर दिया और सोशल मीडिया पर उनकी जयकार भी होगी। बट अल्टीमेटली वो इसराइल को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचा सके और उल्टा अपने लिए मुसीबत इस तरह खड़ी कर ली कि पहले अगर उनके मुकाबले में अगर सिर्फ अमेरिकन नेवी थी, अब अमेरिकन नेवी ने और ज़्यादा तादाद बढ़ा दी। उसके बाद वो सऊदीया और उर्दन में अपने एयर डिफेंस सिस्टम रखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ चूँकि स्ट्रेटजिकली इस तमाम ऑपरेशन को सर अंजाम देने की बजाय इसे सोशल मीडिया पर चूँकि अवाम में उछालना था और सोशल मीडिया पर ज़रा हीरो बनना था, इसलिए एक बड़ा ऑपरेशन करने का कहा गया, बट अल्टीमेटली उसकी रियलिटी कुछ और निकली। अब इसके जवाब में क्या हो रहा है, इसराइल ने यह ऐलान किया है कि वो रेड सी के एरिया में अपनी नेवी को तैनात करेगा। उसके बाद अमेरिकन नेवी ने अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते ही इसी साइड पर कुछ रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर किए थे। अब इन मिसाइल और ड्रोन्स को अमेरिका की जो बुरके क्लास शिप है उसने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से तबाह कर दिया, यानी कि उनका मेन पर्पस उस वक्त उस अमेरिकन शिप को निशाना बनाना था। दूसरी तरफ यहाँ अमेरिका की तरफ से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि वो बहुत जल्द सऊदी अरब और उर्दन में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात करेंगे, जो कि यमन और इस तरह की जो मुख्तलिफ फाइटर मूवमेंट्स हैं उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। सो ये था एक एनालिसिस कि यमन ने जो मिसाइल अटैक किया है इसराइल पर उसको ऑब्जेक्टिवली किस तरह देखा जा सकता है या सोशल मीडिया पर किस तरह दिखाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।